पत्रकार छायाकार बंधुओं का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत अभिनंदन है। पिछले संसद सत्र के अंदर पहले जिस योजना को नरेगा के रूप में शुरू किया गया था, बाद में उसके नाम के साथ महात्मा गांधी का भी नाम जोड़ दिया गया, मनरेगा किया गया। पूरे देश से जो फीडबैक आई उस आधार के ऊपर इस योजना में बहुत ही महत्वपूर्ण मूलभूत संशोधन किए गए, जिन संशोधनों को लेकर विपक्ष जो है देश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहा है। केवल मात्र महात्मा गांधी के नाम को लेकर वो एक अलग तरह की अफवाह फैलाने के लिए पूरे देश के अंदर एक षड्यंत्र रच रहे हैं। और इसी संदर्भ में मैं कुछ मूलभूत क्योंकि मैं खुद राज्यसभा में संसद सदस्य हूं और इस पूरे विधेयक के ऊपर जो चर्चा आई उसका एक हिस्सा भी रहा हूं। मैंने खुद अपनी भी बात रखी थी पार्लियामेंट के अंदर, तो इसलिए बखूबी मुझे इसकी आत्मा का पता है, इस विधेयक की आत्मा क्या है। उसी संबंध में मैं आपसे चर्चा करूंगा। कांग्रेस जो एक अफवाह फैलाने की कोशिश कर रही है, जैसे हमारी बहन प्रियदर्शी ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम क्यों बदल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी सरकार की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की इस विषय में कोई रुचि नहीं है। वो नाम तो हमने बदले हैं जो औपनिवेशिक दासता के चिन्ह थे। कोई अगर योजना किसी अंग्रेज के नाम पर चलती थी, कोई योजना किसी आक्रांता के नाम पर चलती थी, कोई सड़क का नाम भी अगर किसी आक्रांता के नाम पर था, तो उस औपनिवेशिक दासता के चिन्हों को तो भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में मिटाया है। राजपथ का नाम करते हुए पथ किया गया। वहाँ पर जॉर्ज पंचम की जगह जहाँ उनका स्टैचू लगता था, वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू लगाया गया। आइलैंड्स के नाम अंडमान निकोबार में नेताजी सुभाष के चंद्र बोस के नाम पर आइलैंड का नाम किया गया। सावरकर जिन्होंने 11.5 साल अंडमान निकोबार जेल के अंदर यातनाएं सही, देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, उनका स्टैचू वहाँ पर अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल के अंदर लगाया गया। विपक्ष ने उनके ऊपर भी आपत्ति की थी कि यहाँ पर नेताजी का नाम क्यों रख दिया गया, देश तो आज़ाद गांधी ने करवाया था। यहाँ पर सावरकर का स्टैचू क्यों लगा दिया गया, उन्होंने तो अंग्रेजों से माफ़ी मांग ली थी। मैंने उस समय भी पार्लियामेंट में इस विषय में कहा था कि सावरकर जी 11.5 साल जिस जेल की कोठरी में रहे हैं, मैं वहाँ 3 बार जाके आया हूँ, देख के आया हूँ। मैं तुम 11 दिन रह के दिखाओ। जिस तरह से एक बैरिस्टर होने के नाते उनको कोल्लू में जोत के रहे कोड़े लगाए जाते थे, तेल निकालने का काम उनको दिया जाता था, मैं तुम 2 दिन तो रह के दिखाओ एक बार। यानी हर काम के पीछे इन्होंने, कोई भी देश के लिए अगर अच्छा काम होता है तो किसी न किसी दूसरे माध्यम से देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। अब मैं मूलभूत इसके ऊपर आता हूँ। मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पूरे देश से फीडबैक सरकार के पास मनरेगा को लेकर ठीक नहीं आ रही थी। भारी पैमाने के ऊपर इसमें गोलमाल हो जाता था और मजदूरों को जो लाभ मिलना चाहिए ग्रामीण रोजगार का, वो पूरी तरह से लाभ नहीं मिल रहा था। इसलिए भारत सरकार ने इसमें मूलभूत परिवर्तन किए। सबसे पहला परिवर्तन, 100 दिन की जो गारंटी थी रोजगार की, उसको 125 दिन कर दिया गया। दूसरा परिवर्तन, इसको जीआई टैग से कर दिया गया। ये ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन रहेगी कि मजदूर कहाँ पर काम कर रहा है और पूरा वो रिकॉर्ड के ऊपर रहेगा। अब कोई ये नहीं कर सकेगा कि काम जेसीबी से करवा लिया और 1000 मजदूरों की झूठी मजदूरी भर के रात आधा बांट लिया। अब ये कोई नहीं कर सकता है। भ्रष्टाचार के ऊपर पूरी तरह से अंकुश लग जाएगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो एक और भारत सरकार ने इसमें फैसला लिया है, पहले ये कृषि मजदूरी जो होती है उसके साथ इसका संबंध नहीं था। केवल मात्र कोई रोड बन रहा है, कोई नहर बन रही है, कोई अन्य कोई रास्ता बन रहा है, उनके ऊपर मजदूरी दिखाई जाती थी। कृषि एक बहुत बड़ा मजदूरी का साधन है
और जब खरीफ का रबी का जब पीक का सीजन होता है, 1 महीने के लिए मजदूर नहीं मिलते। और ख़ास तौर पर जो छोटा किसान है उसको दिक्कत ये आती कि कंबाइन से वो कटवाए, किसी बड़ी मशीन को खेत में ले जाए, इतना बड़ा उसका खेत नहीं होता, मजदूर उस समय मिलते नहीं। और हरियाणा जैसा विकसित प्रदेश, 14-11 साल से जो हरियाणा में विकास की लहर चली है, आज हमारी बेटियां मेडल ले आ रही हैं, हमारे लड़के पूरे विश्व के अंदर खेलों के अंदर नाम रोशन कर रहे हैं। तो मजदूरी बहुत ही एक सीमित वर्ग के अंदर आ गई है और मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है पीक सीजन के अंदर। तो किसान के साथ इसको जोड़ दिया, 30 दिनों में खरीफ फसल पर, 30 दिनों में रबी फसल के ऊपर एक किसान के यहाँ मजदूरी कर सकेंगे। और जो ग्रामीण आजीविका मिशन, रोजगार मिशन इसका जो नाम दिया गया है, उसमें ग्रामीण तो कृषि के ऊपर ही आधारित है सब कुछ, और कृषि कार्य इसमें कर ही नहीं सकते थे। तो उसके ऊपर जोड़ के अब किसान को सस्ती लेबर भी मिल जाएगी। और सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, इसके पीछे की जो आत्मा का जो हमें पता है, उसके ऊपर काफ़ी विस्तार से प्रधानमंत्री जी ने भी लोकसभा के अंदर रखा है और अपने गृह मंत्री जी ने भी रखा है कि आज जो पर्यावरण की समस्या है, विशेष तौर पर एनसीआर रीजन के अंदर 400 तक एक्यूआई, दिल्ली जैसी राष्ट्रीय राजधानी में 400 से ऊपर एक्यूआई चला जाता है। गांव में छोटे किसान की जो फसल की कटाई होगी तो दराती से जो फसल कटती है वो बिल्कुल नीचे से कटती है, उसके बाद फसल के अवशेष नहीं बचते हैं। और हरियाणा सरकार ने मनोहर लाल के समय से ही, आज हमारे माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो हरियाणा चल रहा है, पराली के प्रबंधन के लिए बहुत ही उचित इंसेंटिव किसान को दिए हैं। और आज हम देख रहे हैं कि पराली की गांठें बन के उसके एथनॉल और दूसरा गत्ता वगैरह बनने के लिए पूरी तरह से किसान को एक लाभ का जो साधन बना दिया पराली को भी। हरियाणा सरकार ने इसमें बहुत बेहतरीन काम किया है। तो नीचे से जितनी कटाई होगी, फसल अवशेष जलाने के लिए बचेंगे नहीं, तो पर्यावरण के ऊपर भी रोक लगेगी। साथ के साथ कृषि भूमि की जो उपजाऊ अक्षमता अवशेष जलाने से खत्म हो जाती थी, वो उपजाऊ अक्षमता बरकरार रहेगी। उसमें कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग होगा, जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति भी बनी रहेगी। यानी इस विधेयक की जो आत्मा है, उस आत्मा के पीछे का ध्यान ना देके केवल मात्र महात्मा गांधी का नाम बदल दिया, महात्मा गांधी का नाम बदल दिया, जबकि ये किसान के लिए, मजदूर के लिए सबसे बड़ी बात इसमें। और मैं चौथी बात आपको कहना चाहूँगा कि पहले लंबे समय तक मजदूरी लटकती रहती थी, अब निश्चित कर दिया गया है 7 दिन के अंदर सारा का सारा रिकॉर्ड इसका सबमिट करना पड़ेगा और विद इन 15 डेज मजदूर की मजदूरी का भुगतान करना पड़ेगा। ये सारा जीआई टैगिंग है, सारा जो जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन जहाँ पर मजदूर काम कर रहा है वहीं पर उसकी मजदूरी होगी, उसको कहीं कार्यालय में भटकना नहीं पड़ेगा। यानी इस विधेयक की आत्मा के विषय में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो महात्मा गांधी के नाम का ना बदलने का कोई मंशा सरकार की थी और ना इसके पीछे कोई ऐसा मकसद था, केवल मात्र हमारे देश के किसान को, हमारे देश के मजदूर को उसकी पूरी मजदूरी मिले, गांव के अंदर पूरी आजीविका मिले, रोजगार मिले और उस रोजगार की गारंटी के साथ साथ उसकी मेहनताना समय के ऊपर मिले। और जो लोग मनरेगा के नाम पर करोड़ों रुपये का जो भ्रष्टाचार हो जाता था, साइफनिंग हो जाती थी फंड्स की, ये उसके ऊपर रोक लगे। एक दूसरी बात जो एक और जो विपक्ष भ्रमित कर रहा है कि पहले 90% जो है वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी और 10% राज्य देते थे। जितने भी हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सारे के सारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनमें वही है 10% का है रहेगा उन राज्य सरकारों का, और केंद्र का 90% रहेगा। और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें भी वही रहेगा। जो दूसरे भी प्रदेश हैं उनमें 40% बेशक राज्य को देना पड़ेगा, लेकिन केंद्र सरकार ने अपना बजट पहले से ज़्यादा बढ़ा के दिया है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि कांग्रेस ने जो दिया था, कांग्रेस के समय में जो भुगतान किया गया था, वो भुगतान जो है पूरे समय में 11 करोड़ 74 लाख रुपए का भुगतान उन्होंने किया था। और जबकि मोदी सरकार आने के बाद 8 करोड़ 53 लाख रुपए का भुगतान तो किया जा चुका है। यानी उनके इतने सालों की जो लंबी योजना थी तब का और मोदी जी का कंपैरिजन करें तो उससे 3 गुना 4 गुना भुगतान। और अब जो नया बजट हुआ है उसमें बजट में भी वृद्धि की गई है।
राज्यों की दायित्व इसमें इसलिए बढ़ाया गया है कि जो राज्यों की, सारे राज्यों में तो भाजपा की सरकार नहीं है, कुछ ऐसे भी प्रदेश है, बंगाल जैसे, जो फंड्स को यूटिलाइज ही नहीं करते, केरला जैसे ऐसे हैं जो केंद्र के फंड को यूटिलाइज नहीं करते। तो वहाँ राज्य की अगर एक भागीदारी उसमें रहेगी तो राज्य की मशीनरी उसकी मॉनिटरिंग भी करेगी और राज्य को भी अपने बजट की देखभाल करने का एक इंटरेस्ट जगेगा कि अभी 40% हमने भी दिया है तो ये सही हाथों में गया है या नहीं गया है। तो ये विधेयक की आत्मा है इस विषय में। इसमें इसका नाम विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन, आगे ग्रामीण उसका नाम दिया गया है। इसे इसका छोटी फॉर्म में रखें तो जी राम जी बनता है। अब महात्मा गांधी ने भी तो मरते वक्त कहते हैं कि बोला था हे राम, जब उनकी डेथ हुई। तो बताओ, राम तो हम सब का आराध्य देव है। महात्मा गांधी भी तो रोजाना राम राम में लिखते थे, रोजाना उन्हीं की पूजा करते थे। तो इसमें पता नहीं राम से कांग्रेस को क्या तकलीफ होती है। और राम मंदिर का भी विरोध करते हैं, वो वंदे मातरम का भी विरोध करते हैं। जो भी राष्ट्रीय एकता की बात आती है, औपनिवेशिक दास्ता को हटाने की बात आती है, हर चीज़ के ऊपर एक विरोध करने का एक स्वभाव उनका जो बन गया है वो बदले, जनता को भ्रमित ना करें और ग्रामीण रोजगार के ऊपर जो एक बहुत ही बेहतरीन संशोधन किए हैं उनके ऊपर भ्रमित करने की कोशिश ना करें। जंगा जी, आपने पूरे संशोधन की बात की है, इसमें संशोधन किया है, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि जो संशोधन आप लोगों ने किया है, आपकी सरकार ने किया, क्या वो संशोधन मनरेगा के रहते हुए नहीं किया जा सकता? उसका नाम बदलने की जरूरत क्या क्यों पड़ी? देखिए, नाम बदलने का इसका विकसित भारत का एक प्राइम मिनिस्टर ने एक स्लोगन दिया है कि हम 2047 तक जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो इस राष्ट्र को दुनिया का सबसे विकसित देश बनाना चाहते हैं। और देश के अंदर जो भी स्कीम चल रही है, हमने वंदे भारत ट्रेनें चलाई हैं, प्रधानमंत्री जी के आह्वान के ऊपर नए एयरपोर्ट बने हैं, नए एम्स बने हैं, नए नए IIT बने हैं, स्ट्रक्चर आया है। तो पूरे भारत की एक आत्मा की हमारा एक ही संकल्प है कि हम 2047 को विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए पूरा देश एक संकल्प के साथ आगे बढ़े, इसके पीछे का उद्देश्य ये है। झगड़ा साहब, क्या 11 साल बाद सरकार को पता चला कि मनरेगा में करप्शन हो रहा है? क्या है? 11 साल बाद सरकार को पता क्यों चला कि मनरेगा के अंदर करप्शन है? देखिए, बात यह है, हर चीज़ का इफेक्ट एक दिन में तो आता नहीं है। और जहाँ जहाँ भी जो जो कमियां दिखाई दी हैं, आप देख रहे हो, 11 साल केवल मात्र एक ही परिवर्तन नहीं हुआ है। धारा 370 भी इन्हीं सालों में हटी है, 3 तलाक प्रथा भी इन्हीं सालों में हटी है। भारत के अंदर बहुत कुछ नए मूलभूत परिवर्तन हुए हैं। औपनिवेशिक दास्ता के चिन्हों को भी इसी प्रशासन में हटाया गया है। और जो 1500 ऐसे कानून थे जो अंग्रेजों के समय के नहीं थी, उन कानूनों को निरस्त करने का काम भी इन्हीं 11 सालों में हुआ है। और 1857 की क्रांति के बाद जो अंग्रेजों ने 1861 में IPC बनाया था, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, क्योंकि उन्होंने भारतीयों को दंड देना था, जो भी देश के लिए लड़ते थे उनको दंड देना था। लेकिन वो भी अभी हुआ है, वो दंड संहिता का नाम बदल के भारतीय न्याय संहिता किया गया है। और कत्ल और रेप सबसे ज़्यादा गंभीर अपराध इस देश में है, लेकिन कत्ल का 302 नंबर के ऊपर रख रखा था और रेप का 376 के ऊपर रखा हुआ था। उनको सबसे पहले अपराधों की श्रेणी में उनको लाया गया है ताकि उनको जल्दी से जल्दी सजा मिले। और एक गारंटी दी गई है कि कोई भी मजिस्ट्रेट, कोई भी वकील 3 तारीख से ऊपर ले नहीं सकेगा, बार बार केस को लंबा नहीं कर सकेगा। 4थी तारीख के ऊपर उसके ऊपर फैसला करना ही करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा परिवर्तन इन 11 सालों में आए हैं, केवल मात्र ये परिवर्तन नहीं हुआ है। सर, मनरेगा से हट के एक सवाल है सर मेरा, कि आज ये समाचार आया है कि असम में कांग्रेस पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है और वहाँ कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने वाले अपने जो प्रतिभागी हैं, अपने उम्मीदवार हैं, जो भी इच्छुक प्रत्याशी हैं, उनको सिर्फ सीधे रूप से निर्देश जारी कर दे कि जो 50,000 रुपए पार्टी फंड में जमा कराएगा उसे जो है वो टिकट की लाइन में माना जाएगा। देखिए, वैसे तो ये इनका पार्टी का अपना विषय है। अब उन्होंने क्यों कहा है ऐसा, हमारे यहाँ तो 5 रुपये का मेंबर बनता है भारतीय जनता पार्टी में, तो और कोई भी 5 रुपये का मेंबर अप्लाई कर सकता है, किसी से 5 पैसे कभी मांगे नहीं जाते। और
कांग्रेस के तो सांसद भी ये कहते थे भाई 100 करोड़ रुपए दे के राज्यसभा में कोई चला जाओ, और हम तो केजरीवाल के भी लोगों से पूछते हैं, कोई 100 करोड़ को 50 करोड़ को 25 करोड़। मैं आपके बीच में बैठा हूँ, मेरी ज़िंदगी की जो मेहनत है और जो ज़िंदगी का जो मेरा पुरुषार्थ है वो तो मेरे काम आया है। बाकी पार्टी ने तो मेरे से 100 रुपये नहीं मांगे कभी मैं राज्यसभा में, तो हमारी पार्टी में तो ये परंपराएं हैं नहीं, वो उनका विषय है, वो क्या करते हैं। चंगड़ा साहब, सोनिया गांधी ने कहा कि ये काला कानून है जिसे हम कभी मंजूर नहीं करेंगे। देखिए, सोनिया गांधी को ना तो भारत के कानूनों की पूरी जानकारी है, ना भारतीय संस्कृति की पूरी जानकारी है। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी अगर के भारत के बारे में कोई बात करते हैं, उनसे वंदे मातरम की 2 लाइन कहलवा लो, उनको पूरा जनगण मन कहलवा लो, वो भी नहीं कह पाएंगे वो। इसलिए सोनिया गांधी राहुल गांधी के तो ऊपर कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। जांगड़ा साहब, आपकी पार्टी की नेता है मेनका गांधी, उन्होंने कहा है कि जो पटाखे छुटाते हैं उनको देशद्रोही कहा है। क्या है? आपकी पार्टी की नेता है मेनका गांधी, पटाखे छुटाने वालों को उन्होंने देशद्रोही कहा है। मैंने पढ़ा नहीं है, देखो मैं इसके ऊपर इसलिए टिप्पणी नहीं करता। मेनका जी का ये मैंने बयान कभी पढ़ा नहीं है। जांगड़ा साहब, अभय चौटाला है या इंडियन नेशनल लोक दल आपके ऊपर बड़ा आक्रामक हैं। वो कहते हैं कि जांगड़ा साहब जानबूझकर विवादित बयान देते हैं। पिछले दिनों आपने चौटाला साहब के बारे में भी कहा था, तो क्या कारण है ये? बात ये है, उसके विषय पर तो बहुत लोगों ने बोला है और मैं कोई विवादित बयान देता भी नहीं हूँ। कोई सच्चाई को अगर विवादित मानता हो तो ये उसकी अपनी मानसिक कमजोरी है। इधर आपका बयान आया था कि जातिगत जो जहर हरियाणा में जो घोला है तो शुरू किया है वो आज तो मनरेगा के ऊपर कंसंट्रेट कर लो, हो लिया वो तो पुराना ही क्यों। राम राम जी सारे भाई।